हमारे साथ इस वक्त बघेल साहब हैं। सर, आज इम्तिहान की घड़ी है। हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से सपा डरी हुई थी, कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। पहला क्या कहेंगे इस पर आप? एग्जिट पोल को पूरी तरह ना स्वीकार किया जाता है ना नकारा जा सकता है, लेकिन जो एग्जिट पोल था लगभग वही अभी रुझान है और अभी भी रुझान है। लेकिन चूंकि अब काफ़ी राउंड हो चुके हैं, ये रुझान को ही सच मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लगभग दुगने का फर्क आ रहा है। कई जगह तो 3 गुने का फर्क आ रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे लिए पार्टी नेशन फर्स्ट होता है, पार्टी सेकंड होती है और इंडिविजुअल थर्ड होता है। जो उत्तर प्रदेश का जनादेश है वो भी स्वीकार है, वो पक्ष में होता है या विपक्ष में होता, और जो करहल का जनादेश है वो भी स्वीकार है। नहीं, करहल से आप अखिलेश यादव के खिलाफ यहाँ लड़ रहे थे, आपने काफी कैंपेन किया और अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि आपकी जमानत जब्त होगी। क्या कहेंगे इस? हाँ, मेरे ख्याल से ये उनका एक घमंड से भरा हुआ वैसे ही वाक्य की पुनरावृत्ति थी, जैसे कभी आपसे उन्होंने ये कहा था कि 403 सीटों में वो 400 जीत रहे हैं, ऐसा कहा था। तो ये राजनीतिक लफाजियां बंद होनी चाहिए, और जब अगर कोई करे तो आप लोगों को, आप एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको वो बाइट दिखानी चाहिए जब उन्होंने 400 को कहा था। वो इस शताब्दी की सबसे बड़ी मजाक थी। तो आप देख रहे हैं कि 400 की जगह वो 100 के आसपास ही रहें, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वो जमानत जब्त करा रहे हैं। तो मैंने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर जमानत जब्त होती है तो बोल सकते हैं मैं वो थूकेंगे, मैं चाटूंगा, और मैंने बचा ली तो मैं थूकूंगा, लेकिन उनको चाटना पड़ेगा। ये एक बात है, आज भी कह रहा हूँ, ये बात आज आप भी दोहरा रहे हैं इस बात को। ये एक बात है कि जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी पहले, नेशन फर्स्ट, पार्टी बाद में और फिर इंडिविजुअल। आपने करहल से लड़के, आपको लगता है पार्टी के लिए, देश के लिए एक बलिदान दिया है? नहीं, इसको मैं बलिदान नहीं कहूंगा, इसको कंट्रीब्यूशन कहूंगा, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। तो ये बलिदान नहीं है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा कि राजनीति के छात्र इस बात को समझ सकते हैं कि जिस अखिलेश यादव जी ने गर्वोक्ति से कहा था कि अब मैं जीत का सर्टिफिकेट लेने आऊंगा 40 दिन बाद, तो मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि अगर तुमको हफ्ते भर में ना बुला लूं तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है। और वो बात मैंने जनता के दम पर कहा था और अपने इतिहास को देखते हुए कहा था। तो उनको छठवें दिन आना पड़ा। तो यहाँ वो जो एक राजनीतिक लफाजी उन्होंने कही थी, उनको थूक के चाटना तो वो चाट चुके हैं एक बार। नंबर 2 बात हमारे लिए सुखद आश्चर्य की बात थी कि वो 17 तारीख को दोबारा आए। ये उनकी राजनीतिक लफाजी में दोबारा थूक चाटना हुआ, और ऊपर से अपने वृद्ध एवं बीमार पिता नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा। तो आपने भी जर्नलिज्म किया, हम भी राजनीति के छात्र हैं, ये एक बड़ी घटना है। ये सामान्य घटना है तो जरा मुझे ऑडियो वीडियो एक और दिखा दें जहाँ मुलायम सिंह जी कहीं दूसरी सीट पर भी, इवन शिवपाल यादव जी की सीट पर गए हों। तो लीड बढ़ाने के लिए नहीं आया जाता है, ये ब्रह्मास्त्र चलाया गया था हार से बचने के लिए। और वो लोग समझते हैं कि शायद ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लेकिन ऐसा माना गया कि शायद ये आखिरी अपील है। तो इसका असर पड़ता है, और आने जाने से फर्क ना पड़ा तो हम क्यों बुलाते अपने नेताओं को, और वो क्यों बुलाते। तो दूसरी ये चीज उनको उनकी झूठी साबित हुई। तीसरा, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन मालूम क्या है, मैं असली पॉइंट पे आता हूँ कि 3 राउंड तक इनके घर में 7 लोग स्टार प्रचारक हैं, जिसमें रामगोपाल यादव जी हैं, शिवपाल यादव हैं, अखिलेश हैं 3, डिम्पल यादव 4, धर्मेंद्र 5, अक्षय 6 और तेज प्रताप सिंह 7। तो इसमें अखिलेश जी को 3 बार आना पड़ा और बाकी सब लोगों को 17 दिन तक यहीं रहना पड़ा। तो 3 राउंड में मुझे लगता है 160 के आसपास सीटें थी। तो 160 सीटों पर हमने खूंटे की, करहल के खूंटे में बांध दिया था, जिसमें ये 160 जगह नहीं गए। अगर ये 5 लोग, चलो अखिलेश जी गए होंगे, अगर ये 6 लोग केवल 4 सभाएं हेलीकॉप्टर से करते, क्योंकि उनके पास ना पैसे की कमी है ना हेलीकॉप्टर, तो ये 24 विधानसभाएं प्रतिदिन करते, तो 10 दिन में ही 240 कर लेते। माने ये 350 सीटें जो 3 राउंड में नहीं थी, केवल आधी हैं 150, तो ये 2 बार एक विधानसभा पे जाते और शायद परिणाम फिर कुछ थोड़े से अच्छे होते हैं उनके। तो ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है।
फिर 3 राउंड के बाद जब मैं फ्री हुआ, मैं अगले दिन प्रयागराज गया, तो मेरे को चाइल में डिम्पल यादव जी वो जंग वाला भाषण देते हुए मिली जया बच्चन जी के साथ। और अगले दिन मेरे को उसी दिन रानीगंज में धर्मेंद्र यादव दिखाई पड़े। मेरा कहने का मतलब है चौथे 3 राउंड के बाद ये 7 के 7 लोग फ्री हुए, तब जाकर के इन्होंने दौरा किया। तो ये बलिदान नहीं है, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति कंट्रीब्यूशन है। जिस दिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा था, शायद पता था कि 7वां दरवाजा नहीं टूटेगा, लेकिन जो है सब लोगों को वहाँ रखना पड़ा। और अर्जुन को जिसका वध करना था, चित्र विचित्र को, तो वो जाके उन्होंने वहां कर दिया था। खैर, एक जनादेश की तरह देखते हैं आप इस वक्त भी जो बड़ी तादाद में जो सीटें भाजपा की निकलती हुई आ रही हैं और रुझान भी उस तरफ कह रहा है, एग्जिट पोल भी इस तरफ कह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा था, पहले भी कई बारी कयास लगाए गए कि सपा की अंडर करंट है और बहुत एंटी इनकम्बेंसी, इतिहास रच रही है भारतीय जनता पार्टी एक और बार दोबारा जीतकर कॉन्सेक्यूटिवली? अंडर करंट तो सपा का हो ही नहीं सकता। जो उनका है वो वोकल है, वो चिल्लाता है, गुंडागर्दी करता है, नारे लगाता है, जुलूस निकालता है, गाली बकता है, बूथ कैप्चर करता है। तो अंडर करंट तो कुछ उनका था ही नहीं। कुछ सीटें हैं जैसे करहल टाइप की हैं, जसवंत नगर है, जहां पर अंडर करंट नहीं है, लेकिन भय की वजह से वोट पड़ता है, उनको पड़ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का भयंकर वाला वोट बैंक होता है, वो भी इन 2-3 विधानसभाओं पे 2-3 जिलों में थोड़ा डरा और दबा रहता है, क्योंकि उनको यहाँ रहना है। तो इसमें मुझे अंदाज ये था, ये एक्चुअली क्या है, पाप पुण्य में पुण्य की विजय हुई है, धर्म अधर्म में धर्म की जीत हुई है, नीति अनीति में नीति की जीत हुई है, और सदाचार दुराचार में सदाचार की जीत हुई है, और विकास और विनाश में ये विकास की जीत हुई है। तो मैं हमेशा अपने भाषणों में, हमेशा जब आप पूछते थे कि 300 से ऊपर या 300 के आसपास मैं कहता था कि आएंगी, तो मैं केवल 3 कारण बताता हूँ। पहला, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं। मेरे को प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से हर तीसरे घर पर खड़े दिखाई पड़े, चाहे वहाँ हमें 12 रुपए का बीमे वाला लाभार्थी हो, या 330 का, या शौचालय या आवास वाला मिला हो, या थाली में दाल चावल खाता हुआ मिला तो पीडीएस सिस्टम याद आया, जो 19 महीने से 5 किलो गेहूं चावल फ्री मिल रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति को अस्पताल में देखा तो आयुष्मान कार्ड नजर आया। और जब किसान दिखाई पड़ता था तो उसकी 10वीं किस्त हम लोगों को याद आती थी कि डीबीटी 10वीं किस्त उसके खाते में सीधे सीधे जा चुकी है। विधवा दिखाई पड़ती थी तो उसके खाते का 1000 दिखाई पड़ता था, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो 15 दिन भोजन मोदी जी ने दिया, 15 दिन योगी जी ने दिया, जिसमें तेल और नमक भी दिया गया है। तो गाँव में है कि जिसका नमक खाते हैं उसको उसके साथ रहते हैं। आज तक पे ही शायद श्वेता सिंह जी हैं, तो उन्होंने मेरे यहाँ एक गांव में पूछा, अम्मा वोट कैसे डालोगी, तो उन्होंने कहा जिनका नून खा रहे हैं, माने नमक जिनका खा रहे हैं, जिनकी खाए हैं उनकी बचे। तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की भी योजनाएं थी, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है। आप राज्य मंत्री, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा रहा है? मैं इस बात को आज नहीं कह रहा हूँ जीत को देखते हुए, ये मेरे वाक्य हमेशा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का योगी काल गोल्डन एरा ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो योगी काल भारत का स्वर्ण युग है ये। और तीसरी बात को भी आपको कहना पड़ेगा कि बूथ अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ऐसा नहीं है कि संगठन का कोई रोल नहीं है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल में अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, तो मैं कहता था उससे 300 वाला कमल खिलेगा। तो ये तीनों चीजें हैं। चौथी अच्छी बात ये हुई है कि लोगों ने इस बार जाति बंधन तोड़ा है, धर्म बंधन तोड़ा है, और महिलाओं ने बहुत आगे आके वोट डाला है। क्योंकि आज तक के माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अपना माइंड सेट चेंज करो। ये देश गरीबों का है, ये लोअर मिडिल क्लास का है। 12,000 का केवल वो होता है शौचालय, जिसके लिए प्रधान के चक्कर काटे जाते हैं। जितने में आपके हाथ की कोई एक ब्रांडेड घड़ी होगी, इतने में 1,20,000 में आवास, और उस आवास के लिए यहाँ तक देखा गया है कि छोटी मोटी रिश्वत देने का भी वो प्रयास करते हैं, और जनप्रतिनिधियों के यहाँ रोज चक्कर काटते हैं। तो ये चीजें, ये 80 करोड़ लोग जिस देश में पिछले 19 महीने से 5 किलो गेहूं और चावल के लिए लाइन में लगते हैं, प्लस ना मिलने पे शिकायत करते हैं, तो माइंडसेट ये है कि ये गरीबों का देश है। और इतने बड़े देश को मोदी जी ने
जो है उनकी शिक्षा का ध्यान रखा, उनकी चिकित्सा का ध्यान रखा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। और खास तौर से संगठन की एक बहुत बड़ी बात हुई, वो अलग बात है कि बूथ अध्यक्ष बनाया, संगठन बनाया, मोर्चे के बने, लेकिन सेवा ही संगठन को सिद्ध किया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जब एक बेटा अपने बाप का को थाली सरका के दे रहा था दूर से, हम अपने पड़ोसी का गेट नहीं खोल रहे थे क्योंकि ये था नॉन लिविंग में भी कोरोना हो सकता है। उस समय मैं स्वयं 40,000 सोडियम हाइपोक्लोराइड 40 ट्रैक्टरों के साथ 60 दिन तक छिड़काव करता रहा। आपकी चैनल ने भी दिखाया। लेकिन मैं अपने अकेला नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर के पार्क में केवल सोडियम हाइपोक्लोराइड के ड्रम थे। लेकिन मैं अंतिम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहना चाहूँगा कि आगरा उसने राशन बांटा, सरकारी राशन को बंटवाने में मदद की, निजी एनजीओज के बांटे, राशन कार्ड बनवाए, ट्रांसपोर्ट के लिए माइग्रेट बाहर हैं तो उनको लाए गए, हमारे यहाँ हैं तो उनको भेजा गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम टच में रहे। तो ये है कि किसी की शादी में जाओ तो उतना वो ऑब्लाइज महसूस नहीं करता है जितना किसी की दाह संस्कार में चले जाओ या 13वीं में चले जाओ, या तो उससे क्या होता है कि आदमी संकट के समय में दिए गए साथ को जीवन पर्यंत याद रखता है। तो ये संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इससे बस मेरा एक सवाल, फिर क्यों जरूरत पड़ी योगी जी को 80 बनाम 20 की लड़ाई बनाने की? इतने सारे कार्य आपने इस वक्त गिनाए, तो 80 बनाम 20 की बात क्यों? हिजाब की बात क्यों ना बात हो? जो हिजाब है वो एक नंगा सच है, क्यों ना उसको जिक्र किया जाए। कहराना एक यथार्थ है, जब तक सदियां रहेंगी हम कहराना का जिक्र करेंगे। हम केवल चुनाव में नहीं करेंगे, जब हमारे लाखों हिंदू भाई माइग्रेट कर रहे हैं, जितना 47 में माइग्रेशन हुआ उतना कहराना में हुआ। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, दंगों की एक सीरीज हुई, और योगी आदित्यनाथ के समय एक दंगा नहीं हुआ, वहाँ दंगे होते थे। नई बेल्टें तैयार हुई, जैसे कोसीकला जैसी जगह में 6 महीने तक दंगा होता है, तो क्यों ना उनका चुनाव में जिक्र करें। हम आम दिनों में भी जिक्र करते हैं। तो उन्होंने छेड़ा, उन्होंने था जिन्ना जैसे आदमी को हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। वो हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय खलनायक है, और जब तक सृष्टि रहेगी हम जिन्ना को अच्छा नहीं कहेंगे। उनको वो ध्रुवीकरण के लिए याद करते हैं, तो हम गन्ना को क्यों नहीं याद करेंगे जब हमने उसका पेमेंट किया है। हमने चीनी मिलें खोली हैं, बहन जी ने, अब तो चलो इररिलेवेंट है वो, उन्होंने चीनी मिलें बेची, अखिलेश यादव ने चीनी मिलों को पेमेंट करने को बाध्य नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी ने चीनी मिलें खोली और चीनी मिलों को अपग्रेड किया, और गन्ने का पेमेंट बिल्कुल 10 दिन पुराना गारंट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी बेल्ट है गन्ना बेल्ट, वो केवल पश्चिम में नहीं है। आप लोग वेस्टर्न यूपी को कहते रहे कि वो जाट लैंड है और वो मुस्लिम लैंड है। आपके जाट लैंड ने हमको बहुत सीटें जिताती, क्योंकि जैसे मुजफ्फर दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं कहता था एडवांस में, तो लोग थोड़ा बुरा मानते। काश आप यादव लैंड भी बहुत ज्यादा कहती कर रेल में, तो उसका फायदा मुझे मिलता। जाट लैंड जब कहा गया तो 3600 जातियां हमारे यहाँ रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ब्राह्मण ठाकुर वैश्य है, तो मुजफ्फरनगर जिले में एक बड़ी संख्या पाल, बघेल, कश्यप और सैनियों की है। कुछ जातियां छूट रही हो तो बुरा ना माने। तो ये 6 जातियां एक बहुत बड़ी जातियां हैं। क्या ये 6 मिलके जाट के बराबर नहीं होती है? फिर जाट राष्ट्रवादी होता है, जाट का धर्म में बहुत आस्था होती है। जाट जो लोग हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। जाटों ने ही, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद कुछ जातियों का उतना योगदान ना रहा हो, लेकिन औरंगजेब को दुखी करने में जाटों का बड़ा योगदान रहा। जाटों ने दिल्ली और आगरा को कभी चैन से सोने नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि उनके डीएनए में राष्ट्रवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी को वो भी साथ हम नहीं कह सकते। लेकिन आपने जाटलैंड कह के नॉन जाट को इकट्ठा कर दिया फर्स्ट राउंड में। और जहां तक किसानों वाली बात थी, तो किसानों का जब एक बात थी कि तीनों काले कानून है। अव्वल तो अब चुनाव हो गया है, हम जीत चुके हैं, औपचारिकता बाकी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार, एक काला कानून हुआ है इस देश में, जिसको हम कहते हैं 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। वो इस डेमोक्रेसी के साथ एक बड़ी गुंडागर्दी। इस देश में 2 बार बड़ी गुंडागर्दी हुई है। एक आपातकाल को लगाना बड़ी गुंडागर्दी है, दूसरा श्रीमती डिम्पल यादव का कन्नौज में निर्विरोध सांसद होना, जबकि पार्षद नहीं हो पाते हैं, और अब कन्नौज की सीटें हम लोग जीत रहे हैं। वही श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज से हटती हैं, इसको कहते हैं फर्श, और निर्विरोध जीतते हैं अर्श। ये देश में डेमोक्रेसी में 2 बड़ी गुंडागर्दी हुई। लेकिन तीनों काले कानून नहीं हो सकते। जब तक देश रहेगा तब तक ये देश किसानों का रहेगा। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री, विशेष तौर से नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई कानून क्यों बनाएंगे कि वो किसान विरोधी कानून बना दें? और अगर वो काले कानून थे, है नहीं है, तो मैं आज भी कहूंगा नहीं, उनको हमने वापस लिया। नहीं, तो आपका ये कहना है कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई असर नहीं रहा? दिखा रहा ना। फर्स्ट राउंड, आप एक बताएं, आप लोगों ने बड़ा नुकसान किया है हमारा।
फर्स्ट राउंड आपके हाथ से चला गया है, पहला राउंड है, जाट लैंड है, किसान लैंड है। सर मेरी आप कहानी पढ़ लीजिएगा, हमने कहा था कि जाट भी बीजेपी को वोट दे रहा अच्छी है। बात है, आपने कहा तो आप एक ग्राउंड मेरी तरह फील्ड वर्कर हैं आप, तो आपने कहा होगा। अदरवाइज ड्राइंग रूम के पत्रकार लोग ऐसे कहेंगे कि पहला राउंड किसानों का है, जाटों का और मुसलमानों का भी है वो भी एक बहुत बड़ा मुसलमान लैंड भी है। लेकिन इतनी हैमरिंग आप लोगों ने की, मेरा मतलब बहुमत मीडिया के साथ है कि फर्स्ट राउंड हमारे हाथ से चला गया, तो उसका असर पड़ता है। जबकि था कि पिछले 17 में फर्स्ट राउंड में और 1914 में फर्स्ट राउंड ने माहौल बनाया तो 7वें राउंड तक तूफान बन गया था। इस बार हमको 7वें राउंड का तूफान बनाने में बहुत टाइम लगा आप लोगों की वजह से कि फर्स्ट राउंड हाथ से गया तो ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा रहा बीजेपी। बट ऐसा था नहीं, और फर्स्ट राउंड के रिजल्ट बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सभी सीटों पर हमारा आगे आना, चाहे वो मोरना हो, खतौली हो, मुजफ्फरनगर हो, चरथावल हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि किसानों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो प्रोपोगंडा था ये कुछ किसान नेताओं का सो कॉल्ड था। इनफैक्ट में किसान इसके खिलाफ नहीं थे तो तीनों विधेयक जब प्रधानमंत्री ने उदार हृदय का परिचय देते हुए वापस लिया तो वो लोग किसान बड़ी पंचायत करते तो हैं। राकेश टिकैत जी भी कर रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि आप आरएलडी और सपा को समर्थन दीजिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर क्या वो अंतिम इच्छा लिए बिना मरेंगे। उनकी इच्छा ये है कि वो कभी एमएलए और एमपी हो जाएं। और मैं बताऊं कि वो जिस खाप के हैं, जिसको बालियान कहते हैं, ठीक है, उस खाप वाली चुनाव से, खतौली से वो चुनाव लड़े हैं और माफ करना जमानत जब्त हुई है। महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि मेरे घर में क्या पैदा हो गया, जो केवल चंदा वंदा लेता रहता है लेकिन किसानों की केवल कंठ से बात करता है, हृदय से किसान की बात नहीं करता। और जब ये फतवा उनका काम नहीं आया तो अब उनको हरी टोपी, किसान वाली टोपी उतार देना चाहिए। ये मैं उनको पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय उनके माफिक बहुत उर्वरक जमीन थी, क्योंकि वो साल 1.5 साल से बैठे थे, कुछ लोगों की डेथ का जिक्र किया करते थे, इसके अलावा काला कानून कहते थे। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने जब ये वापस लिए तो सिद्ध हो गया प्रधानों में कि ड्रिप इरिगेशन पर हमने 80% सब्सिडी दी है, स्प्रिंकलर पे दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के 50 गज भी खतौनी में नाम है तो प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त सीधे सीधे उसके खाते में गई है। तो देखो, मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। और सुनो, ये मैंडेटरी नहीं था, इट इज ऑब्लिगेटरी। संविधान के उस, मैं कानून मंत्री हूँ, जरा ये बताइए किस जगह लिखा है कि 6000 की किस्तें देना अनिवार्य है, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ये प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उदारता का परिचय था कि उन्होंने कहा था कि ये पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जमीन अगर घाटे की हो रही है तो घाटे की ना रहे। दूसरी बड़ी बात है कि जब मैं पहली बार सांसद हुआ तो सुना था कालाहांडी में भूख से मरे, डेलीगेशन तय नहीं कर पा रहा था कि भूख है, बीमारी, सरकार तो कहेगी बीमारी है, तो हमने कहा था पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम में पिछले 72 घंटे में उनकी आंतों में पचा हुआ या अधपचा हुआ दाना नहीं था। आज हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े देश को, मैं कोरोना फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हो, सुनामी आई हो, बाढ़ आई हो, सुखाड़ आई हो, आंधी आई हो, तूफान आया हो, ओले पाले आए हो, लेकिन एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा है और भूख से मरा नहीं है। मेरी पत्नी अपने शब्दों में कहती है कि आप जो है भूखे, क्या नाम, उठ सकते हो भूखे 12 घंटे की नींद, लेकिन भूखा सोना नहीं चाहिए। तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया इस देश में, और ये सब चीजें इस चुनाव में उसका प्रभाव पड़ा है। तो अब जात पीछे रह जाएगी और विकास आगे आएगा, और एक नए युग का देश में शुरू हो रहा है जिसमें राष्ट्रवाद प्रमुखता रहेगी, लोक कल्याण प्रमुखता रहेगा, और सबसे बड़ी बात है सदाचार प्रमुखता रहेगा। और ये जो अन्याय, अत्याचार, शोषण की है, समाजवादी पार्टी ने वोट मांगा कहाँ, सूची बनाते रहे। तो मेरा आपसे इसी पर एक सवाल है कि यादव वोट जो यहाँ से यादवगढ़ कहा जाता है, आप जब यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त मैनपुरी करहल में, तो कितना आपने डेंट किया है यादव वोट? क्या यादव भाजपा को वोट देंगे? मैंने इतना डेंट किया है, उनको डेंट किया है और दूसरों को यूनाइट किया है। तो वो इतना हुआ है कि देखिए, आपकी ही चैनल पर 9:30 बजे मैंने 31 जनवरी को सुना था कि वो 1.5 लाख से जीतेंगे। तो मैं फिर होश आवाज में कह रहा हूँ कि वो 1.5 लाख से नहीं जीतेंगे, मार्जिन बहुत कम रहेगा। फिर एक राजनीतिक लफाजों को आप लोग सबक दिखाइएगा। आप अभी थोड़ी देर बाद 3 बजे के बाद ये एक आधे पर्दे पे ये दिखाइएगा, अखिलेश यादव गर्वोक्ति से कह रहे हैं कि मैं 40 दिन बाद आएंगे। आधे पर्दे पे दिखाओ कि 6 तारीख को नाक रगड़ी,
फिर कहेंगे कि अब ये मैं नहीं आऊँगा, तो 17 तारीख को पुनः आना और नेताजी को जरूर दिखाइएगा कि उनका आना। फिर आप दिखाइएगा कि वो कह रहे हैं, वो वाक्य दिखाइए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। मेरी याददाश्त ज़्यादा अच्छी है। फिर आप दिखाइएगा डिम्पल यादव पल्लू से पैर छू रही हैं और घर के 6 लोग, 3 पीढ़ियों ने मेरे खिलाफ वोट मांगा। ये उनकी तीसरी राजनीतिक लफाजी को उन्होंने थूक के चाटा है। ठीक है ना। तो फिर उन्होंने जमानत वाली बात पर भी आ जाना। मैं अभी कुछ बोलूंगा तो वो अनुराग भदौरिया कह रहा था, अरे केंद्रीय मंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जमानत का इशू तब शुरू हुआ जब 20 तारीख को उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द पोलिंग ऑफ 3rd राउंड कहा कि एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त हो रही। तब मेरे को ये कहना पड़ा था कि ये बात मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ कि जमानत जब्त हो गई तो मैं चाटूंगा और बच गई तो तुम्हें चाटना पड़ेगा। जरा इस बार को फिर रिपीट करिएगा एक बार और, तो मार्जिन कम रहेगा किसी का भी रहे। लेकिन देश में 402 लोग वहां लड़े हैं जहां पार्टी ने लड़ाया। ये श्रीमान जी वो अकेले हैं जिन्होंने पिक एंड चूज किया है द बेस्ट सीट पे, और द बेस्ट सीट फंस जाए तो उससे अंदाज लगा लीजिएगा कि ये अव्वल तो अभी बाकी है, अभी चुनाव बाकी है। अभी करहल में जैसा भी जनादेश होगा मुझे पसंद होगा, लेकिन अभी 3-4 बजे तक हम लोग देखेंगे। कई बार ये हुआ, एक बार मैं और लड़ा था इनसे है, और वो कल्याण सिंह जी का गठबंधन इनको करना पड़ा केवल हमारी वजह से। मुलायम सिंह जी का और कल्याण सिंह का 2009 में एक होना ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक तरफ कार सेवकों पे गोली चलाने वाले थे और एक तरफ कार सेवकों से कह रहे थे कि सीएम रहते हुए कि गिरा दो मस्जिद, और उन दोनों का एक होना एक बहुत बड़ी घटना थी। तब मैंने एक शेर पढ़ा था कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो उस जमाने में हमने फिरोजाबाद में दिल जीता था, चुनाव उन्होंने जीता था। तो कुल मिला के ये है कि लंदन वाले मकान में अब वो आरामगाह में रहें, अच्छा रहेगा। और अच्छा इन लोगों को आभास रहता है, मोदी जी ने विदेश में, योगी जी ने एक झोपड़ी भी नहीं डाली। इनको पता है कि एक दिन पाकिस्तान के जैसे प्रशासक लोग जिस दिन सरकार से उतरते हैं तो सीधे लंदन दिखाई पड़ते हैं। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी ठीक जमेगी, लंदन में अपना ये ऐशगाह में रहें, क्योंकि अब वापसी संभव नहीं है। अब वापसी बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक नई जनरेशन पैदा हो गई है और वो नई जनरेशन कहती है वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, लॉ एंड ऑर्डर। हमारा बूथ अध्यक्ष भाषण दे या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी, भाषण कहाँ से शुरू होता है? भारत माता की जय और वंदे मातरम। अब मुझे जरा वो सीन दिखा दो कि इस दल के अलावा 3600 दलों में कोई ऐसा है जो अपने शुरुआत या अंत वंदे मातरम या भारत माता से करता हो। क्यों डरते हैं इतना मुसलमानों से? इतना तुष्टीकरण क्यों है? ये तुष्टीकरण एक दिन है ना देश को ले डूबेगा। वो तो डूबी गए सनम, लेकिन है ना देश को डुबा देंगे किसी दिन तुष्टीकरण में। तो मैं हर पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर भी हैं कई, तो क्यों वंदे मातरम में प्रॉब्लम क्या है? मादरे वतन को याद करना या मदरलैंड को याद करना या उसकी जय करना, ये कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री इस गुनाह को दिन में 10 बार करेंगे। सपा का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? एक आखिरी सवाल इस चुनाव के आकलन के। पिता की छाया में जो बच्चे पनपते हैं उनका 1-2 चुनाव के बाद यही असर होता है। एक्चुअली ये देश व्यक्ति पूजक देश भी रहा है। जैसे खड़ाऊ से राज हुआ है 14 साल तक। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के, माफ करना बजी सिंह रहे नहीं इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, चलो मैं उनको छोड़ता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का नाती, मैं चरण सिंह का कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी कई चुनाव तक चले वो लोग, चले ना। काठ की हड़िया बार बार नहीं चढ़ती है, तो काठ की हड़िया 12 में चल गई, 17 में नहीं चली और 22 में नहीं चली, क्योंकि जो ये लोग क्या है। अब मैं असली मुद्दे आता हूँ। मुलायम सिंह, भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो सही मामले में धरती पुत्र हैं और अखिलेश यादव सही मामले में ट्यूटर पुत्र हैं। लोहिया ने कहा था कि चर्चा पर्चा खर्चा हमेशा राजनीति में रहना चाहिए, तो वो चर्चा में टोटी चोरी से तो चर्चा में रहे, लेकिन धरना रैली प्रदर्शन से चर्चा में नहीं रहे। पर्चा बटानी कि इस तारीख को इतने बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आके एक सभा को संबोधित करेंगे, और खर्चा इसलिए नहीं किया कि जो है सम्मेलन धरना रैली करोगे तो खर्चा होगा। तो चर्चा पर्चा खर्चा लोहिया के समाजवाद को उन्होंने, और लोहिया ने एक बात और कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, और उनके ये नव सोशलिस्ट, एक्चुअली क्या अमर सिंह का प्रभाव उन पर बहुत रहा। तो हाँ, तो उसकी वजह से वो 4.5 साल आरामगाह में रहे और 6 महीने निकले हैं। एक जात बुरा ना मान जाए, अगर 6 महीने घूमने से कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने ना, तो हमारे बंजारे भाई बहुत पहले बन जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चलते ही रहते हैं।
बिल्कुल बेबाक और सीधे बोलने वाले बघेल साहब आज करहल मैनपुरी में कह रहे हैं कि जिस तरीके का जनादेश सामने आया है, चाहे वो फ्री राशन हो या और सारी स्कीम्स हो जो बीजेपी ने लागू की है, आवास हो, महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि खुद लॉ एंड ऑर्डर के राज्य मंत्री इसलिए कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से डरी हुई सपा दिखाई दी, उसको देखकर तो लगता है कि अब जो रुझान है बीजेपी के ही फेवर में चल रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी के फेवर में चल रहे हैं, इसलिए बघेल साहब ने भी कहा कि बीजेपी ही सरकार बना रही है और ऐतिहासिक तरीके से फिर से उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है। प्रदीप गुप्ता के साथ मैनपुरी करहल से मिलन शर्मा, आज तक।